नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह। आप देख रहे हैं MS टीवी और ये शो है सिनेमाया। पिछली बार सिनेमाया का जो हमने रिवाइवल ये किया है, तो जो पहला इसका एपिसोड आपने देखा, उसमें बात हुई थी कहानी की। ये किस तरह से किसी भी सभ्यता के सभ्य बने रहने के लिए, उसके प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, या फिर उसके स्थायित्व के लिए, या फिर उसके जितने भी मानने वाले हैं जो सभ्यता के साथ जुड़े हैं, वो अपनी सभ्यता को बनाए रखें, उसके लिए कहानियाँ कितनी ज़रूरी थी और इन कहानियों को कहने के कौन कौन से तरीके थे। ये सारी बातें हुई अशोक त्यागी जी से, श्री अशोक त्यागी जी से। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्योंकि चौथा जो इसका तरीका अशोक त्यागी जी ने बताया वो था सिनेमा। तो आज इस लिहाज से सिनेमा की बात करेंगे और ख़ासकर भारतीय सिनेमा की हम लोग बात करेंगे। इस कहानी को कहने से, वो मंशा वाचा कर्मणा से वाचा, वाचा में कहानी और कहानी को कहने का तरीका सिनेमा, उस पर करेंगे बात। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। तो जी, हम कहानी से ही इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। तो कहानी ये है, नाट्य शास्त्र के प्रस्तावना में कहानी है कि जब देवताओं और दानवों के युद्ध पर विराम लगा दिया ब्रह्मा जी ने जी, तो उसके बाद में शांति बनी रही, लेकिन कुछ समय बाद वो दोनों ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और तो बोले क्या अभी अभी क्या क्या बात रह गई, सब कुछ तो हो गया, अमृत मंथन हो गया, सब चीजें हो गई। बोले नहीं सर, अभी हमारे पास पहले हम लड़ाई लड़ रहे थे जी, तो हमारे पास में बिजी रहने के लिए, व्यस्त रहने के लिए अनेकों उपक्रम थे। यानी कि अभी युद्ध नहीं हो रहा तो तलवारें बनाई जा रही हैं, उन पे धार लगाई जा रही है, फिर युद्ध हो रहा है। इस तरीके से मतलब बिजी रहते थे, कुछ समय को काटने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, समस्या नहीं थी। लेकिन अभी जो शांति में अभी हम खेती बाड़ी करते हैं, तो खेती बाड़ी में तो कुछ ऐसा नहीं है कि हर 12 महीने आप हल जोतते रहोगे, उसका एक टाइम आता है, फिर उसका आता है, बीच में खाली भी रहता है। तो हम कहते खाली बैठे बैठे हम बोर हो गए हैं और इसका समय का क्या किया जाए ये हमको समझ में नहीं आ रहा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं एक 5वें वेद की रचना रचता हूँ जिसे देखा भी जा सके और सुना भी जा सके जी। दृश्यम श्रव्यम। और उन्होंने कहा कि मैं इस 5वें नाट्य वेद की रचना करता हूँ जी। मैं ऋग्वेद से ऋग्वेद से ज्ञान, सामवेद से गान, अथर्ववेद से मान और यजुर्वेद से एक कुछ अन्यत्र चीज का सबका समावेश करके उन्होंने कहा कि मैं इसमें इतिहास भी जोड़ दूंगा। और इतिहास से मेरा अभिप्राय है अतीत में घटी घटनाएं जी, जिनसे भविष्य में जीवन जीने के लिए नैतिक शिक्षाएं मिलती हों, उसको उन्होंने इतिहास बोला। ठीक है, इसमें मैं इतिहास का भी समावेश कर देता हूँ। और इसका जो प्रयोग करेंगे वो, और जो इसका मतलब जब मंचन होगा तो जो दर्शक इसको देखेंगे उनको वही लाभ होगा जो इन चारों को वेदों को पढ़ने से उनको लाभ होता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वेदों को तो सिर्फ जो पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं, केवल उन्हीं वही लोग, और वो ब्राह्मण होते थे। अच्छा। तो हाँ, जो साक्षर होता था वही उस जमाने में, मतलब वही बाद में ब्राह्मण के नाम से जी, उस समय परिभाषा वही थी। मतलब ब्राह्मण का काम ही था वेदों का पठन पाठन करना। तो बाकी तो जो कोई खेत जोतने वाले के पास कहाँ टाइम था कि वेदों का, वो तो कुछ लिमिटेड लोग ही करते होंगे ना, सब करने लग जाते तो फिर खाते पीते कहाँ से जी। तो वो उन्होंने बताया कि इस तरीके से जो मैंने सारे वेदों का और जो इतिहास का भी मैंने जो नैतिक शिक्षाएं हैं जी, वो सब मैंने इसमें डाल दिए हैं। और उन्होंने उसमें, और इसका तो ये नाट्य शास्त्र जो है ये हमारे समाज का एक अभिन्न अंग बन गया लोक नाट्य के रूप में जी। ये उत्तर प्रदेश में नॉर्थ में स्वांग के रूप में, तो कहीं पे बंगाल में जात्रा के रूप में जी, तो महाराष्ट्र में तमाशा के रूप में, तो विभिन्न प्रांतों में विभिन्न नामों से ये हमारा जो लोक नाट्य है वो लोकप्रिय है। और इसके नाटकों के माध्यम से हम ये नैतिक शिक्षाएं और जो भी हमारे समाज
सामाजिक ज्ञान का निचोड़ था जी वो हम इन नाटकों के माध्यम से हम उसको सर्कुलेट कर रहे थे। जो जो आपने बहुत अच्छे शब्दों का उपयोग किया जी उसको संचालित भी कर रहे थे, उसको स्थायित्व भी दे रहे थे। जी लेकिन फिर तकरीबन 1000 साल पहले हमारे ऊपर बाहर के आक्रमणकारियों ने यहाँ के शासन तंत्र पर कंट्रोल किया जी और उनके मत के अनुसार नाटक और गाना और ये सब वर्जित थे। ठीक है, उनके मत के अनुसार, मैं इसमें ज्यादा गहराई में नहीं उतरते गहराई हैं। में नहीं जाऊंगा, मत ही बोलूंगा। हम्म उनके मत के अनुसार नाट्य और संगीत और नृत्य जी ये सब जो थे वर्जित थे। जी तो उसकी जब वर्जित हो गए, जब राज दरबार का उसको आश्रय नहीं मिलेगा तो जाहिर है राजधानी से विलुप्त हो जाएगा वो बहुत कला, और वो लोक कला के रूप में विकसित वो जी क्योंकि ये जितने भी आए थे शासक, इनका राजधानियों से ज्यादा कहीं दूर तक प्रभाव नहीं गया या बड़े बड़े शहरों तक। ठीक है तो हमारे आंचलिक परिवेश में, हमारे ग्रामीण परिवेश में जी हमारी लोक कलाएं पनपती रहीं। और जब ब्रिटिश आए भारत में तब उन्होंने कलकत्ते में ओपेरा हाउस खोला और उन्होंने शेक्सपियर के नाटकों का मंचन चालू किया जी तो उससे क्या हुआ कि रेनेसांस जो हुआ है वो बंगाल के अंदर हुआ है, क्योंकि बंगाल के अंदर अंग्रेजों ने ये नाटक, तो ये जो नाटक का अभी नाटक को फिर से राजकीय संरक्षण जी ठीक है पेट्रनेज मिली, बिल्कुल एक्सेप्टेंस भी मिली, पेट्रनेज भी मिली। बिल्कुल इससे जो हमारे अंदर जो दबा हुआ था ये 1000 साल का वो पुनर्जागृत हुआ। ठीक है और इसको सर जीजी बॉय जिन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की है बम्बई में, उन्होंने एक नाटक कंपनी की, उन्होंने एक थिएटर बनाया और उन्होंने कहा कि इस थिएटर में अंग्रेजी के नाटक नहीं स्टेज होंगे, इसके अंदर या तो कोई भारतीय भाषा में होएगा जैसे गुजराती में, मराठी में, या फिर हिंदी में होएगा जी, इसका मंचन हिंदी उर्दू में होएगा। तो वो थिएटर का नाम पारसी थिएटर के नाम से लोकप्रिय हुआ, बिल्कुल क्योंकि जीजी बॉय जो थे वो पारसी थे। ठीक उन्होंने ये थिएटर को स्थापना, और इस थिएटर के जो सबसे जो प्रसिद्ध राइटर थे वो आगा हश्र कश्मीरी थे। अच्छा, आगा हश्र कश्मीरी ने अनेकों ये जो पारसी थिएटर के नाटक हैं उनकी रचना करी। इनमें शेक्सपियर के बहुत सारे नाटकों को तर्जुमा किया गया था, रोमियो जूलियट इत्यादि, हैमलेट। उसके अलावा अलिफ लैला को भी किया गया था। उसके अलावा पंचतंत्र की कथाओं को, शकुंतला की कथाओं को, आदि कथाओं को भी सम्मिश्रित करके ये इसको नाम दिया गया पारसी थिएटर। तो जब हमारी पहली फिल्म बनी, टॉकी फिल्म बनी 1931 में जी, तो वो एक पारसी थिएटर के नाटक आलम आरा का को वो स्टेज करके उसको सिर्फ कैमरे से रिकॉर्ड कर लिया गया। तो इसका मतलब है कि हमारी जो बॉलीवुड की जो स्थापना हुई है वो पारसी थिएटर की बुनियाद पे हुई है। ठीक है। पारसी थिएटर इटसेल्फ वो लोक कला, लोक नाट्य से आया है, लोक नाट्य नाट्य शास्त्र से आया है। तो इस तरीके से बॉलीवुड जो है वो पूरी तरीके से 2500 से भी पहले लिखे गए नाट्य शास्त्र से जुड़ा हुआ है। नाट्य शास्त्र से भी जुड़ा हुआ है, रस सिद्धांत से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है। और नाट्य शास्त्र की जो अवधारणाएं हैं वो ग्रीक ड्रामा से बहुत ही अलग हैं। और हॉलीवुड जो है वो ग्रीक ट्रेजेडी, ग्रीक ड्रामे का वर्तमान संस्करण है। मैं चाहिए चाहूंगा थोड़ा सा इसको विस्तार से बताएं इसको। नहीं, हम बार बार क्या है कि क्योंकि अनपढ़ हैं तो सिनेमैटिकली तो हम बार बार बॉलीवुड को हॉलीवुड में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। जिसको भी थोड़ी सी 4 किताबें पढ़ लेता है, अंग्रेजी में बात करनी आ जाती है, ठीक है, 2-4 इधर उधर की फिल्में देख लेता है, वो प्रयास में लग जाता है कि बॉलीवुड ठीक नहीं है, इसको परिवर्तित करना है। ठीक है। मैं उसके संदर्भ में बोल रहा हूँ कि ये जो सुधारवादी हैं या प्रगति जो भी कराना चाहते हैं, इनको पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि बॉलीवुड है क्या। सबसे पहले इंटेलेक्चुअल्स को प्रॉब्लम होती है गानों से। ठीक है।
कि यार फिल्मों में कहानी में चलते चलते गाने चालू हो जाते हैं, लेकिन नाट्य शास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है ब्रह्मा जी ने कि नृत्य और गायन नाट्य का अभिन्न अंग है। ठीक है। ये मैंने बात श्याम बेनेगल जी को बोली आज से 30 साल पहले। अच्छा। तो वो सुन के एकदम से स्तब्ध रह गए, अचंभे में आ गए। कहते हैं कि यार ये बात पहले किसी ने नहीं बताई, ये आपकी बात इट इज मेकिंग सेंस। तो इस तरीके से करके कि हॉलीवुड की फिल्मों में गाने नहीं होते तो हमारी फिल्मों में गाने क्यों होते हैं। मतलब एक बहुत स्वस्थ परंपरा है, उसको आप बिना समझे बूझे कि गाने क्यों होते हैं। और सबसे पहले कि ग्रीक जो ड्रामा है which is the foundation of the Western aesthetics on which Hollywood is founded, that is diametrically opposite to Indian aesthetics, you know, of Natya Shastra and Ras Siddhant. Here हमारे यहाँ हमारे विचार से जीवन में दुख है ही नहीं। अच्छा। हम हमारी अवधारणा है ब्रह्म की, तो उसके अनुसार तो जो भी है इस संसार में वो सब ब्रह्म का ही रूप है। ठीक है। ब्रह्म नाट्यमिदं सर्वम, ये सारी दुनिया में ब्रह्म का नाट्य चल रहा है। और नाट्य का उद्देश्य क्या है? नाट्य के 3 उद्देश्य हैं, लेकिन सबसे पहला उद्देश्य है मनोविनोद। अच्छा। मनोविनोद मोस्ट इम्पोर्टेंट, हितोपदेश, ठीक है, और विश्रांति। ये 3 नाट्य के लक्ष्य बताए हैं ब्रह्मा जी ने। मनोविनोद, तो मनोविनोद जो है वो हमारी सभ्यता के अनुसार एंटरटेनमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ठीक है। देयरफॉर इट शुड नेवर हैव बीन टेक्स्ट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आवर वैल्यू सिस्टम इट इज एज इम्पोर्टेंट as food, as clothing, as shelter, as any other basic necessity of life. बिल्कुल आवश्यक आवश्यकता है ये। हितोपदेश, वैल्यू सिस्टम, हितो जैसे पंचतंत्र में हितो मतलब मॉरल वैल्यूज सिखाई गई। तो मॉरल वैल्यूज बताया कि नाट्य के होता भी है। जैसे कि आप सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट देख लो, शोले। ठीक है। तो शोले मनोविनोद है शोले के अंदर, लेकिन लोग कहेंगे हितोपदेश क्या है इसके अंदर, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। ठीक। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज ऑफ ठाकुर बलदेव सिंह। ठीक। ठाकुर बलदेव सिंह इज चेजिंग क्राइम एंड इन द प्रोसेस ही हैज लॉस्ट हिज फैमिली, ही हैज लॉस्ट हिज बोथ हिज आर्म्स एंड ही हैज लॉस्ट हिज यूनिफॉर्म, बट ही हैज नॉट लॉस्ट हिज विल to eliminate crime. Just neither has the uniform nor he has the arms. Yet he doesn't give up. Right. And he in the end becomes victorious. So what is the moral of this story? The moral of this story is God helps those who help themselves. Right. So that is why Sholay is such a big hit. These intellectuals have not realized. So the second is Hitopadesh and the third is Vishranti, which today is very important. Vishranti is the opposite of stress. अच्छा। विश्रांति का कोई अगर हमको इंग्लिश में वर्ड ढूंढना पड़ेगा, that will be de-stressing. तो the third purpose Brahma ji is saying is to de-stress. Okay. Because life, you know, when you undergo life, you become stressed, you know, because you are continuously facing challenges. And your mind is distressed, you know, so to provide it like जैसे नेगेटिव सेंस में अल्कोहल पी के आदमी का माइंड क्वाइट हो जाता है। ठीक है। पर उससे हेल्थ वाइज नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर कोई ऐसा तरीका होता है अल्कोहल पी के कि सेहत पे हानिकारक नहीं होता तो पीने में कोई बुराई नहीं थी। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हमको बिना किसी हानि के अगर हम डी स्ट्रेस हो सकते हैं तो ये जो हमारा नाटक है, सिनेमा है, वो उसका एक हमारे को परमात्मा ने रिलैक्सेशन बेसिकली दिया हुआ है। और बॉलीवुड पूरी तरीके से, तो हमारे यहाँ क्या होगा कि रस सिद्धि, रस के अंदर क्या है कि अगर दुख भी होएगा तो उसको भी आप रस के अंदर कन्वर्ट करोगे। बिल्कुल। वो भी रसात्मक होएगा। बिल्कुल।
मतलब अगर सौरो होएगा तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट नहीं होएगा, वो सौरो रहते हुए किन्हीं मायनों में आनंदवादी हो जाएगा कि हम उसको संगीत में परिवर्तित कर लेंगे। बिल्कुल, मैं इसी पे आने वाला था। मैं संगीत में परिवर्तित, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या हो गया कि जो विषय स्थिति है उसका पूरी तरीके से एक्सपीरियंस हो रहा है और उसका प्रसारण हो रहा है, उसको पूरी तरीके से एक्सप्रेस किया जा रहा है कि पीड़ादायक परिस्थिति है, लेकिन उसके अंदर भी कहा जा रहा है गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। सिनेमा जो है हमारी जो संस्कृति है ये आशावादी है। बिल्कुल बिल्कुल आशावादिता का प्रसार है। इसके अंदर वी डोंट गेट मॉर्बिड, दैट इज व्हाई कंपेयर टू दी वेस्ट, वेस्टर्न, आज यूएसए के अंदर प्रोस्पेरिटी के टाइम पे आज इतना मेंटल डिसबैलेंस है, हमारे यहाँ प्रोस्पेरिटी के टाइम पे इस तरह का कभी नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में कलाएं थी, हमारे पास में मंदिर थे, वीणा थी बजाने को, देखने को नाटक थे, हमारे पास अनेकों साधन थे, हमारे लिए जीवन एक उत्सव है। ठीक है, मैं अशोक जी एक बात कहूँगा और उस मैं अपनी समझ से जो मैंने डिड्यूस की है आप उस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा कि सही है कि गलत है। आप जो बात कह रहे हैं उससे जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये कि हमारी सभ्यता और ये नाट्यशास्त्र की हम बात करें, ये आशावादिता की तरफ हमें बढ़ाती है, वहीं हम अगर वेस्ट जिसकी तरफ आज भाग रहे हैं वो निराशावाद के इर्द गिर्द घूमता है। क्या ये कह देना सही है या फिर ओवर सिंप्लीफिकेशन है? नहीं, वेस्ट निराशावादी है क्योंकि उनका जो नायक है, जो सबसे बड़ा नायक है, जो उनको सेव करने वाला है, वो खुद ही क्रूसिफाइड है। ओके, उनसे तो बड़ा उनका कोई सबकॉन्शियस माइंड पे वेस्ट के जो सबसे बड़ा जो उनका सबकॉन्शियस, उनका जो रिलीजियस स्पिरिचुअल जो भी माइंड है, उसपे जो सबसे बड़ी जो अंकित है वो क्रॉस है। It is a picture of a crucifixion. बिल्कुल। The Son of God Himself is being crucified. So, which is a very tragic and a painful thing to happen. Right. And later on, you are seeking an Indian kind of escape from that through resurrection, because resurrection is completely Indian concept. Yeah, exactly. Resurrection. Resurrection is not a Western. So ultimately, the West is coming into the Sharan of East, to come out of that hopelessness. Yes. सकारात्मकता के लिए और नहीं, the West because एक तो due to the predominance of materialism during the 18th century, all the philosophers, and then led by Karl Marx, they started defining everything in terms of material. Right. And then capitalism, as it has evolved, is consumerism, and consumerism is of material objects. Material objects, right. So that way, materialism in that sense, materialism can be understood to एक philosophical materialism और एक consumeristic materialism, literal materialism. literal materialism. तो literal materialism में तो आज सब कुछ सभी बड़े बड़े संत महंत हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, तो हेलीकॉप्टर तो मटेरियल है, वो तो स्पिरिचुअल का आध्यात्मिक तो है नहीं, अब वो कुछ भी बोलते रहो। तो these kind of contradictions are there in the present times, and Indian ethos, Indian culture, Indian philosophy, Indian civilization, and our arts, which and arts के अंदर I would like to include cuisine also. I would like to include रहन सहन, खान पान, रहन सहन के अंदर इंटीरियर, how you अल्पना बना रहे हैं, ड्राइंग, मतलब how you are beautifying your habitat, surrounding, exactly. all these things, and सुर की ज्ञान है, संगीत का ज्ञान है, नृत्य है, और पेंटिंग है, स्कल्पचर है, ये सारी कलाएं हैं। इनसे जीवन में एक रिचनेस, एक समग्रता भी आती है, संपूर्णता आती है और संपन्नता आती है। बिल्कुल। आप इन कलाओं के माध्यम से
मेरे ख्याल से जिससे हमने शुरू किया था कि किसी भी सभ्यता के निरंतर चले रहने के लिए, इसके शाश्वत रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये शुरुआत कहानियों से होती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जंगल में जब हम पत्थर लेके घूम रहे हैं तो कहानियों के अलावा कुछ नहीं हमारे कुछ पास और है नहीं। लेकिन जब सभ्यता आ जाती है तो फिर कलाएं आती हैं। कलाएं उसमें कला सबसे पहली चित्रकला आती है। बिल्कुल। फिर उसके बाद में मूर्ति कला आती है। फिर उसके बाद में स्थापत्य कला आती है। संगीत आ जाता है। संगीत के साथ में गायन आ जाता है। गायन के साथ में पोएट्री आ जाती है। और फिर नाट्य आ जाता है, लिटरेचर, सारी कलाएं, पाक शास्त्र आ जाता है, क्विजीन आ जाती है। जैसे कि भारतीय क्विजीन है, उसके अंदर जो मसाले हैं, जो टेस्ट हैं, और वो बोल रहे हैं कि टेस्ट के अलावा दे आर हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। दे आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। राइट। तो ये भी एक कल्चर है ना कि ओवर दिस इज द विजडम एक्यूमुलेटेड ओवर सेंचुरीज, यू नो, एंड इट शुड नॉट बी, यू नो, कोई भी आ जाए विचारधारा, 1000 साल पहले आई विचारधारा, वो तो इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। अरे पहले समझो तो सही यार, क्या छुड़वा रहे हो? Exactly. आप कहाँ से आ रहे हो, किस परिवेश से आ रहे हो? आप एक रेगिस्तान से आ रहे हो, वहाँ की क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या था, क्या नहीं था, लिविंग कंडीशंस क्या थी, वैसे आपने डेवलप कैसे किया खुद को? बिल्कुल। बिफोर वी रिजेक्ट एंड बिफोर वी स्टार्ट, यू नो, एनीथिंग अगेंस्ट एनीबॉडी, एंड आई वुड लाइक टू ब्रिंग इन द contemporary context कि before you start criticizing Narendra Modi, you should have an alternative model. You know, what alternative model do you have, or what is your argument with this? What is wrong with it? If we are at once modern and at once we are also proud of our heritage, and we are not proud of our heritage to the extent that we are revivalistic, that we are going back कि हम राम जी के हम कंधे पे धनुष लेके धोती पहन के निकलेंगे, हम जीन्स पहनेंगे, हम टी शर्ट पहनेंगे, हम चंद्रयान चलाएंगे, लेकिन हम रामचंद्र जी का भी सम्मान आदर करेंगे, उनको भी स्मरण। ये जो हमारी जो रिचनेस है, ये इनकम्पैरेबल है। बहुत सही। तो इसको क्यों क्वेश्चन किया जा रहा है? व्हाई इज इट बीइंग क्वेश्चन? ये किसी के विरोध में तो खड़ी नहीं है, ये किसी के भी विरोध में खड़ी नहीं है, ना जीसस के विरोध में खड़ी है, ना मोसेस के विरोध में खड़ी है, न लाओ त्से के विरोध में खड़ी है, न चांग त्सू के विरोध में खड़ी है, न कन्फ्यूशियस के विरोध में खड़ी है, न ज़राथुस्ट्र के विरोध में खड़ी है, न मोहम्मद के विरोध में, किसी के तो विरोध में खड़ी नहीं है। राइट। पर अगर कोई ये कहेगा कि नहीं, कोई इसका विरोध करेगा कि नहीं उसकी विचारधारा ही एकमात्र है और इसको खत्म करेगा, तो नहीं, तो हमको तो खड़ा होना पड़ेगा ना उसके विरोध में। बहुत अच्छा। तो इस पूरे इंटरव्यू से आज का जो सार मुझे समझ में आया, पहले वो मैं सामने रखता हूँ, फिर उसके बाद आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा आप वो करें कि किसी भी चीज़ के विरोध में खड़े होने से पहले आप उसे पूर्णता से जान लें, और उसके बाद जब आपके पास कोई और एक उसकी तुलनात्मक रूप से कोई ऐसी चीज़ हो जो स्थापित कर सके, तब सबसे पहले तो आपके सामने लक्ष्य होना चाहिए कि आप कुछ भी चीज़ को क्रिटिसाइज करने से पहले आप बताइए जीवन का लक्ष्य क्या है आपका, अचीव क्या करना चाहते हैं आप उससे। अगर आपके वो लक्ष्य से भटका रहा है तब तो आप उसका वो करिए, विरोध करिए। पहले तो लक्ष्य के, अपने लक्ष्य के प्रति आप पहले लक्ष्य को परिभाषित कीजिए, फिर लक्ष्य के प्रति निरंतर सजग रहिए और सक्रिय रहिए। और अगर मैं आपकी सक्रियता में कोई अवरोध डाल रहा हूं तो आप अपना विरोध प्रकट कीजिए। बिना विरोध प्रकट करने के लिए आप क्यों विरोध प्रकट कर रहे हैं? केवल कर देने के लिए किसी चीज को करना उचित नहीं है। उसके पीछे का यू हैव अ राइट माइंडसेट एंड एन आइडिया एंड क्लियर कांसेप्ट व्हाई यू डूइंग समथिंग। जी जी, बहुत अच्छा। इसी के साथ मुझे लगता है कि आज का जो एपिसोड है ये हमें अशोक जी समाप्त करना चाहिए, और एक उम्मीद भी कि अगला जो एपिसोड होगा उसमें हम इस पूरी बातचीत को थोड़ा अलग पटल पर लेके जाएंगे और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे भारतीय सिनेमा। नहीं, हम 1931 तक लेके आगे सिनेमाया को 1931 में लाके खड़ा कर दिया है जी। अब 1900 हमने आलम आरा को बता दिया है कि वो नाट्य शास्त्र, लोक नाट्य, पारसी सिनेमा और किस तरह से पारसी थिएटर और सिनेमा, यहाँ तक कितना जो आपने संग्रहित कर लिया है ये किसी किताब में नहीं है। बिल्कुल। बॉलीवुड की 1931 से जो यात्रा शुरू हुई, बिल्कुल 1949 तक, बिल्कुल, क्योंकि 1931 से लेकर और सन 49 तक ये जो 18 साल की जो यात्रा है, ये वास्तव में 18 साल का भी देखो है, बिल्कुल शैशव काल है और घुटनों के बल चल रहा है सिनेमा, लेकिन 49 में उठ के खड़ा हो जाता है जी। और अंदाज और बरसात और
महल, ये 3 ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं उस साल की, जो आज के अनुसार 200 से 500 करोड़ के क्लब की फिल्में हैं उस टाइम की। ये 3 फिल्मों से बहुत अच्छा। एक अगला चालू होएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उनके बारे में बात करेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अशोक जी, आपने समय दिया और आपने हमारे दर्शकों को वो जानकारी दी जो शायद कहीं इस एक्यूमुलेटेड फॉर्म में नहीं मिलेगी। धन्यवाद। पूरा देखा शो आपने, और जिस तरह से बात हो रही है कि अगले एपिसोड में जो ये सफ़र है एक अभी अभी जन्मे शिशु रूपी बॉलीवुड का वयस्क होने तक का सफ़र, अगले एपिसोड में हम लोग कवर करेंगे। 18 साल की पूरी अवधि है। 18 साल में हमारे यहाँ माना जाता है कि एक व्यक्ति इस लायक हो जाता है कि वो अपनी सरकार चुन सके। तो देखते हैं कि बॉलीवुड किस तरह से 18 साल में किस लायक हुआ, कि क्या चुनने का अधिकार था उसके पास, कि किस तरह की कहानी उसे दिखानी है और क्या उसके हक हुकूक हम लोगों ने उसको दिए। इसके बारे में बात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और देखते रहिए MS TV। नमस्कार।